गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, तो होपफुली कल का पूरा डिस्कशन याद होगा। फटाफट से कल वाला पार्ट एक बार रिवाइज करते हैं। हमने स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट, ओरिजिन ऑफ स्टैटिस। टोटल 5 to 6 पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ स्टैट्स, लैटिन वर्ड वर्ड वर्ड, स्टेटस, इटालियन स्टैटिस्टा, इन दोनों को रिकॉग्निशन मिली है। लैटिन वर्ड स्टेटस एंड इटालियन वर्ड स्टैटिस्टा, और दो जर्मन एंड फ्रेंच स्टैटिस्टिक, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। सेकेंड पॉइंट पे हम बात करें डेफिनेशन। स्टैट्स की डेफिनेशन दो सेंस में डिफाइन की गई है, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल सेंस डेटा, सिंगुलर साइंटिफिक मेथड, परफेक्ट। देन थर्ड पे हमने बात की थी स्टैट्स का यूज, कहां कहां आता है स्टैट्स। इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, ये चार मेन एरिया जहां पे हम स्टैट्स को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज यूं बोलें कि हम स्टैट्स को हर जगह यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात किया था स्टैट्स की लिमिटेशंस। लिमिटेशन नंबर 1, फोकस ऑन क्वांटिटेटिव डेटा नॉट ऑन क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव डेटा का जब हम डिस्कशन करते हैं तो उसके लिए हम उसे क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद उसको यूज करते हैं। सेकेंड लिमिटेशन, इट डील्स विद एग्रीगेट्स नॉट इंडिविजुअल। ये डेटा के एग्रीगेट के साथ डील करता है, इंडिविजुअल डेटा को कंसीडर नहीं कर रहा होता है। फ्यूचर प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, पास्ट डेटा के बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्शंस निकालते हैं। रैंडम सैम्पलिंग, सैम्पलिंग के बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है, जो कि स्मॉल डेटा, स्मॉल सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ये जरूरी नहीं है। ये चार लिमिटेशन हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्सेज, इंटरव्यू, 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 इंटरव्यू के अंदर पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, टेलीफोनिक इंटरव्यू। बेस्ट मेथड तीनों में कौन सा है? पर्सनल इंटरव्यू। लीस्ट रेस्पॉन्सिव मेथड टेलीफोनिक। लेक्चर दिख क्या है? अरे वाह, क्या बात है, वेरी गुड। टेलीफोनिक इंटरव्यू, इनमें से फ्लड के केस में कौन सा मेथड काम में लेंगे? पर्सनल इंटरव्यू। रेल एक्सीडेंट के केस में इनडायरेक्ट इंटरव्यू। सेकेंड मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, मेल क्वेश्चनेयर, वाइड रेंज एंड नॉन रिस्पॉन्सिवनेस। थर्ड मेथड ऑब्जर्वेशन, खुद हम वहां बैठते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। मोस्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल, बट टाइम कंज्यूमिंग एंड स्मॉल कवरेज ऑफ एरिया। लास्ट वन, क्वेश्चनर फिल्ड बाय एन्यूमरेटर्स, बाइस्ड, लेस रिलायबल। देन सेकेंडरी सोर्सेज में हमने बात की गवर्नमेंट सोर्सेज, इंटरनेशनल सोर्सेज, गवर्नमेंट सोर्सेज, क्वेसी गवर्नमेंट सोर्सेज एंड अनपब्लिश्ड रिसोर्सेज। इंटरनेशनल सोर्सेज में WHO, IMF एक्सेट्रा। गवर्नमेंट सोर्सेज में NCERT, ICRA, केयर एक्सेट्रा, सॉरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑल। क्वेसी गवर्नमेंट के अंदर NCERT, ICRA, केयर। और अनपब्लिश्ड सोर्सेज यानी जिनकी थीसिस और रिपोर्ट्स बनती हैं लेकिन पब्लिश नहीं होती है। और लास्ट डिस्कशन था हमारा कल स्क्रूटनी ऑफ डेटा, यानी डेटा इज यूजेबल और नॉट, डिपेंड्स ऑन द 4 क्वालिटी ऑफ डेटा। यू कैन से द क्वालिटी ऑफ डेटा, कि डेटा की क्वालिटी होनी जरूरी है। क्या क्वालिटी डेटा में होनी जरूरी है? कि डेटा रिलायबल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट कलेक्शन और डेंसिटी प्रॉपर होनी चाहिए। परफेक्ट, वेरी गुड। चलिए, तो ये था हमारा बेसिक थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑन स्टैट्स टिल नाउ।
आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं? स्टैट्स में हमने बात किया था टोटल 4 स्टेप्स का। पहला होता है डेटा कलेक्ट करना, सेकंड होता है उस कलेक्टेड डेटा को रिक्वायर्ड एनालिसिस पे ले जाने से पहले एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में प्रेजेंट करना, एंड देन उस प्रेजेंटेड डेटा को यूजिंग सम मेथड्स एनालाइज करना और अपना रिक्वायर्ड इंटरप्रिटेशन ड्रॉ करना। दैट इज द होल पार्ट ऑफ द स्टैट्स। तो हम यहाँ सेकेंड स्टेप पे आ गए हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। हाउ वी विल प्रेजेंट द डेटा, हाउ वी विल प्रेजेंट द डेटा। देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। 3 मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। पहला, टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक। डेटा 3 तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। डेटा 3 तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। इट्स टेक्सचुअल, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक। अगेन पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्वेश्चंस के बहुत बार चांसेस बनते हैं वही कि कौन सा मेथड अच्छा है, किस मेथड में कैसे उसका प्रेजेंटेशन होता है, किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो वही शॉर्ट में काम के नोट्स बनाएंगे और फिर इस पूरे चैप्टर को जो कल और आज हमने डिस्कस किया बंद करके रख देंगे टिल लास्ट एग्जाम डेट। तभी जाके इसको वापस ओपन करना, रीड करना, एग्जाम में जाना है। ठीक है, तो चलिए टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। सबको पता है, डेटा को टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया। टेक्स्ट फॉर्म मतलब पैराग्राफ में लिख दिया। अब आप सोचिए, पैराग्राफ में लिखा हुआ डेटा, लिख लो टेक्स्ट या पैराग्राफ फॉर्म। टेक्स्ट या पैराग्राफ फॉर्म। डेटा को हमने पैराग्राफ फॉर्म या टेक्स्ट में लिख दिया। अब टेक्स्ट में या पैराग्राफ फॉर्म में आप डेटा लिख रहे हो, तो जब आप उसे रीड करोगे तो बहुत ही ज़्यादा, आपको बोला ना अभी स्टडी मटेरियल से पढ़ लेना थ्योरी, तो यार क्या ही यार नहीं पढ़ पाएंगे सर। एज इट इज़ पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखे, अट्रैक्टिव नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहा है, क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की। दोबारा हम उस चीज़ को यूज़ करने जाएंगे तो हम उतना फास्टली अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो फॉर्म होती है ये लीस्ट यूजफुल फॉर्म होती है, और इसकी तारीफ करने की बजाय पूरी बुराई करके बर्बाद ही कर दें इस मेथड को, वर्स्ट मेथड। तो ये हो गया बर्बाद, लेकिन ऐसा मत लिख देना इट इज यूजलेस। व्हाई इट इज यूजलेस? इट इज लीस्ट अपीलिंग। It is useless, least appealing, not effective at all, not effective at all, और लास्ट में और ही ज़्यादा गंदा बोल देते हैं, रिजेक्टेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। अब और क्या मारेंगे इसको, ख़त्म ही कर दिया हमने इसको, बिल्कुल ही खत्म कर दिया। बोले यूजलेस है, लीस्ट अपीलिंग है, अपील ही नहीं दे रहा है, मतलब मजा ही नहीं आ रहा है इसको रीड करने में। नॉट इफेक्टिव एट ऑल, किसी काम का नहीं है। रिजेक्टेड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, ये नहीं यूज होता, और एक्चुअली यूज नहीं होता, इसका कोई यूज नहीं है, इसे कहीं भी हम यूज नहीं करने वाले। दिया है, लिख दिया है,
डेटा फिर भी आता है फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में डेटा फिर भी प्रेजेंट किया जाता है टेक्सचुअल फॉर्म में, लेकिन हमारे लिए यूजलेस है। हमारे लिए नेक्स्ट मेथड टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड में यूजफुल फॉर एनालिसिस, यूजफुल फॉर एनालिसिस, रिक्वायर्ड फॉर graphical presentation, required for graphical presentation, detailed, most useful, best method, और तारीफ करो, मोस्ट एक्यूरेट। तो जितना उसको बुराई कर करके मार दिया, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, वैसे ही इसको इतना ज़्यादा तारीफ करके बड़ा बना दिया ना। एक्चुअली द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डेटा। टेबल्स बनाइए, जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशंस आप प्रेजेंट करना चाहते हैं उतनी क्लैरिटी से टेबल फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है। मुझे एजुकेशन स्टेटस का टेबल डेटा कलेक्ट करना है, एरिया वाइज में भी, जेंडर वाइज में भी, एज ग्रुप वाइज। अब इतना सारा बाइफ्रिकेशन आप टेबल फॉर्म में इजीली अरेंज कर सकते हैं। यहां ले लिया हमने कॉलम फॉर्म में एरियाज, फिर ले लिए जेंडर, और जेंडर के अंदर बीच में सब ग्रुप बना के उनका एज ग्रुप डाल दिया और उनका पूरा का पूरा एजुकेशन परसेंटेज प्रेजेंट कर दिया। एक सेकेंड में देखते आप बता सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एरिया में किस जेंडर के किस एज ग्रुप में कितना % लिटरेसी है। तो ये मोस्ट यूजफुल है। आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है डेटा का, डेटा को ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, तो उससे पहले भी आपको टेबल बनानी पड़ेगी ताकि आप उसे ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। It is most, or you can say it is best method for presentation. The question asked best method of presentation of data is tabular form is the best method of presenting the data. Tabular form कैसे बनाया जाता है, टेबल कैसे बनती है, उस टेबल का एक फॉर्मेट आप जरूर बनाइएगा इसी के नीचे, ताकि उसके अंदर भी कुछ बातें आपको एक्सप्लेन करनी रहेंगी। टेबुलर फॉर्म के अंदर भी कुछ बातें एक्सप्लेन करनी रहेंगी। लेट मी ट्राई टू शो यू द परफेक्ट टेबल फॉर्म। Sorry, look at this. ये टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफ डेटा। एक सॉर्ट ऑफ छोटा सा टेबल आप बना दें। मेनली इस टेबल के अंदर कौन से पार्ट को हाईलाइट किया गया है वो समझेंगे। आपने टेबल देखा है, सबसे ऊपर टेबल के ऊपर हेडिंग आता है। हेडिंग के अंदर कौन कौन से आप कॉलम्स ड्रॉ कर रहे हैं उन कॉलम्स का डिटेल आता है। देन साइड में रोज बनती हैं, कॉलम एंड रोज के कॉम्बिनेशन से पूरा डेटा फिल किया जाता है। यहाँ पे जिस पार्ट में आप पूरा हेडिंग लिखते हैं, जिस पार्ट में आप पूरा हेडिंग लिखते हैं, जिस पार्ट में आप कॉलम्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट पार्ट इज नोन एज बॉक्स हेड।
उसे बॉक्स हेड बोला जाता है। ऊपर का पूरा पार्ट जिसमें हेडिंग आती है, जिसमें यूनिट आती है, यूनिट रुपीज है, केजीज है, जिसमें कॉलम के हेड्स आते हैं, द होल पार्ट इज नोन एज बॉक्स हेड। बॉक्स हेड में जो कॉलम्स आपने ड्रॉ किए हैं, जैसे हमने यहाँ 3 कॉलम बनाए हैं, पेट्रोल, डीजल एंड टोटल, इनकी डिटेल हमें देनी थी। इन कॉलम्स को बोलते हैं कैप्शन। कॉलम्स आर नोन एज कैप्शंस। कैप्शन के बाद यहां हमने ईयर वाइज डेटा कलेक्ट किया है, तो ये जो रोज आप बनाते हो उस रोज को बोला जाता है स्टब्स। कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर सब कॉलम बनाया है हमने, देखो एन एक्स, पेट्रोल के अंदर एन एक्स एन टोटल, डीजल में भी एन एक्स एन टोटल। कॉलम का सब पार्ट इज नोन एज सब कैप्शन। कॉलम्स आर नोन एज कैप्शन, सब पार्ट इज नोन एज सब कैप्शन। इसी तरह रोज आर नोन एज स्टब्स, और रोज में भी बाइफ्रिकेशन किया है तो सब स्टेप्स, बट मेनली बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टब्स। ठीक है, जहां पूरा डेटा फिल किया गया है, जहां एक्चुअली डेटा अरेंज किया गया है, दिस पार्ट इज नोन एज बॉडी, इसे बॉडी बोलते हैं। और लास्ट में आप यहां सोर्स लिखते हो, यहां लास्ट में आप सोर्स लिखते हो कि ये डेटा आपने किसी सोर्स से कलेक्ट किया गया है, यानी बिब्लियोग्राफी जिसे बोलते हैं, नीचे सोर्स कहां से हमने लिया है, इसे बोलते हैं फुटनोट। ये 5 पॉइंट आपको क्लियरली याद रखने हैं एक टेबल के अंदर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है। Where we write the unit, the area where we write the unit is known as unit, box head. Where we write the headings, box head. The bifurcation of the column, caption. The bifurcation of the rows, stubs. Bibliography, footnote. Area is known as footnote, जहां हम bibliography दिखाते हैं। The main part of the table where we contain the data, body. ये याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज थियोरेटिकल। रफली बना लो, रफली बना लो, डोंट वेस्ट योर टाइम। ड्रॉ रफली बेटा, ड्रॉ रफली, बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ रफली बनाओ, सिर्फ आपको याद रखना है। तो एक रफ हेड, रफ बॉक्स बनाओ, ऊपर कैप्शन डालो कि ये एरिया बॉक्स हेड है, इसमें कॉलम्स को इंडिकेट करते हुए कैप्शन लिख दो, रोज को इंडिकेट करते हुए स्टब लिख दो, बीच के पार्ट के अंदर बॉडी लिख दो, और लास्ट में नीचे फुटनोट लिख दो। इट्स जस्ट लाइक ये हो गई बॉडी, बॉक्स हेड, कैप्शन, स्टब, फुटनोट, दैट्स ऑल। बस इतना सा ये ड्रॉ कर लेना है। गॉट इट? तो ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन, टेबुलर फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन। डन विद एवरीवन? नेक्स्ट, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, डायग्राम से प्रेजेंट करना। एंड ऑब्वियसली जब हम किसी डेटा को रीड करने, किसी फैक्ट्स को पढ़ने जाएं तो डायग्राम की फॉर्म में होता है तो अपीलिंग होता है, एक्चुअली अपीलिंग होता है। तो इसको हम लिख देते हैं मोस्ट अट्रैक्टिव।
it's most attractive, or you can say it's eye catchy. Most attractive, eye catchy. अब डायग्राम का मतलब any type of diagram that includes charts. Charts is a part of diagram. अब किस तरह के चार्ट्स बनते हैं? पाई चार्ट सुना है बहुत, और बार चार्ट, लाइन ग्राफ, हिस्टोग्राम नहीं है वो गलत, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ चार्ट, दैट इज फ्रीक्वेंसी चार्ट. यहां पे हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट, अब ये वर्ड हिस्टोग्राम, हिस्टोरियोग्राम, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे, वो सारे टर्म्स परफेक्टली याद होने चाहिए कि किसका मतलब क्या है. तो इन चार्ट्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से चार्ट्स हैं? लाइन चार्ट. लाइन चार्ट इज ऑल्सो नोन एज हिस्टोरियोग्राम. इट्स नॉट हिस्टोग्राम, हिस्टोरियोग्राम. सेकंड, बार चार्ट. थर्ड, पाई चार्ट. इसका एक और फीचर भी है जहां हम हिडन ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं. हिडन ट्रेंड कैन बी आइडेंटिफाइड और ऑब्जर्व्ड. हिडन ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व्ड. क्या मतलब है हिडन ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व्ड? हिडन ट्रेंड का मतलब, जब हम डेटा को चार्ट पे प्रेजेंट करते हैं ना, मैं आपको एक टेबल दे देता हूं जहां सेल्स रिकॉर्ड करके देता हूं पिछले 10 साल की. अब पिछले 10 साल की सेल्स में क्या चेंज आया है, वो चेंज उस टेबल से रीड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वही सेल्स को मैं बार चार्ट की फॉर्म में एक ग्राफ पे डाल देता हूं या लाइन की फॉर्म में एक ग्राफ पे डाल देता हूं. क्या होगा? जब एक लाइन बनी होगी तो वो लाइन यदि यों जा रही है, इसका मतलब देयर इज अ अपर ट्रेंड. वो लाइन, वो बार्स बनाए मैंने, वो बार्स आपके कम ज़्यादा साइज के बने होंगे, तो उनको देख के हम ट्रेंड बता सकते हैं कि हाँ यार सेल्स इज इंक्रीजिंग, इतने पीरियड में इंक्रीज कर रही थी अभी डिक्रीज करने लगी है. तो ये चीज़ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है कि उसमें ट्रेंड क्या है. तो ट्रेंड कैन बी ऑब्जर्व्ड यूजिंग दिस चार्ट पैटर्न और डायग्रामेटिक पैटर्न. ये 3 मेथड पे किसी को कुछ पूछना है तो बताएं. एक बार रीड कर लें तीनों मेथड और देखें कुछ पूछना है तो बोलें. इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, इट यूजेस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, बट एक्चुअली इट्स रॉन्ग ऑब्जर्वेशन, बट फिर भी ये स्टडी मटेरियल का ऑब्जर्वेशन है इसलिए मैं नोट करवा रहा हूँ कि डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पे हम चार्ट्स, वी यूजेस चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स. हाँ जी, पिक्चर्स को भी इसने इसी में यूज़ किया हुआ है. तो वी यूजेस चार्ट्स, डायग्राम्स एंड पिक्चर्स. अब एक एक पॉइंट को वापस लेंगे डिटेल में. लाइन चार्ट. लाइन चार्ट या हिस्टोरियोग्राम, it is useful for time series data. It is useful for time series data. टाइम सीरीज डेटा का मतलब क्या होता है?
जो ईयर वाइज, मंथ वाइज, क्वार्टर वाइज जो डेटा अरेंज किया जाता है उसे टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। डेटा कितने तरह के होते हैं? देर आर 4 टाइप ऑफ डेटा। मैं लिखवाऊंगा वो भी पार्ट, वो भी नोट करवाऊंगा। वन इज टाइम सीरीज, जहां टाइम को फोकस करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। सेकंड, ज्योग्राफिकल, जहां एरिया को फोकस करके डेटा कलेक्ट किया जाता है। क्वांटिटेटिव, जहां डेटा क्वांटिटी की फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव, जहां डेटा क्वालिटी की फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक हाइट, वेट। ये 4 तरह के डेटा होते हैं, तो इन पे भी बात करेंगे। लाइन चार्ट ऑलवेज यूजफुल होता है टाइम सीरीज डेटा के लिए। अब ये पूरा याद रखना है यार, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, ये जो नोट्स बना रहा हूँ सारे याद करने के लिए हैं, जिसपे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन होता है एमसीक्यू फॉर्म में। विच पैटर्न ऑफ चार्ट इज मोस्ट यूजफुल इन केस ऑफ टाइम सीरीज डेटा? आंसर इज लाइन चार्ट। हिस्टोरियोग्राम, अब ये याद होना जरूरी है, ये सब उस नोट्स पूरा स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है, वहां से समराइज करके नोट करवा रहा हूं आपको पूरा। नेक्स्ट, लाइन चार्ट कितने तरह का होता है? सिंपल लाइन चार्ट, सिंपल लाइन चार्ट सबको पता है, बनाया भी है, ग्राफ बनाया, सिंपल 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 लाइन चार्ट। डॉट 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 प्लॉट किया, कनेक्ट करके लाइन ड्रॉ कर दी, दैट इज सिंपल लाइन चार्ट। सेकंड टाइप है आपका मल्टीपल लाइन चार्ट। मल्टीपल लाइन चार्ट का मतलब एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक ही चार्ट पे, मतलब एक ही चार्ट पे मैंने सेल्स की लाइन भी बना दी और उसी चार्ट पे मैंने प्रॉफिट की लाइन भी बना दी। तो आप दो डेटा एक ही चार्ट पे डाल रहे हो, दो डिफरेंट लाइन को यूज करके, नोन एज मल्टीपल लाइन चार्ट। सेल्स के साथ प्रोडक्शन ले लिया, सेल्स के साथ प्रॉफिट ले लिया, सेल्स के साथ कॉस्ट ले लिया, सेल्स रुपीस और सेल्स यूनिट ले लिया। कोई भी दो लाइन हमने, दो डेटा दो लाइन के थ्रू प्रेजेंट कर दिया, अलग कलर से या अलग पैटर्न से, एक सॉलिड लाइन एक डॉटेड लाइन, तो वो मल्टीपल लाइन चार्ट हो गया। थर्ड टाइप, लॉग एंड परसेंटेज लाइन चार्ट। लॉग एंड परसेंटेज लाइन चार्ट, लॉग करता क्या है? लॉग क्या करता है? वाइड इन अमाउंट को स्मॉल फॉर्म में प्रेजेंट करता है। एक्सपोनेंट क्या करता है? एक्सपोनेंट क्या करता है? बड़े अमाउंट को छोटा करता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, उसकी जगह हम लिख दिया 5 की पावर 5, तो बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटा कर दिया। लॉग इससे भी ज्यादा छोटा करना है ना यदि किसी इंफॉर्मेशन को, तो वहां लॉग यूज होता है, वहां लॉग यूज होता है। बहुत बड़े बड़े अमाउंट को बहुत सिंप्लीफाइड करके छोटा कर देता है। अब कोई इंफॉर्मेशन बहुत वाइड रेंज में स्प्रेड है, वाइड रेंज में स्प्रेड है। आप एक चार्ट बनाने जा रहे हो, से लाइन चार्ट, सबसे पहले क्या करते हो? स्केल लेते हो। अब मैं आपको बोल रहा हूं लाइन चार्ट बनाना है भाई, जहां मेरा लोएस्ट डेटा है 10, या मैं डेटा लिख रहा हूं 10, 15, 28, 36, 43, 59, इसको चार्ट पे डालना है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, बन जाएगा चार्ट, और अच्छा दिखेगा, कंफर्टेबल दिखेगा, क्योंकि सारा डेटा आपका एक लिमिटेड एरिया में कवर हो जाएगा। अब मैं आपको बोल रहा हूँ चार्ट बनाना है, 10, 10.5, 11, 30, 200, 28, 38। अब इसे लाइन पे डालो, अब इस स्केल बताओ, ले सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10,
यदि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लिया तो 4 से 5 डेटा तो वो उसी एक कोने में आ जाएंगे, एक ही जगह पे डॉट 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 दिखेंगे ही नहीं। बोले सर इसमें तो लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 या 2, लेकिन 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 लोगे तो उस 200 तक के लिए चार्ट कहां तक लेके जाओगे? 100 लाइंस चाहिए। अब ऐसे डेटा को कैसे अरेंज करें, ऐसे डेटा का चार्ट कैसे बनाएं जहां डेटा का स्प्रेड जो है ना, जो रेंज है वो रेंज बहुत गैप में है, एक 10 एक 200। सर ऐसा डेटा कहां से आता है? आता है, ऐसा डेटा भी आता है। मैंने अभी लेटेस्ट कुछ महीने पहले ही देखा था ऐसा चार्ट एक, दैट वाज लाइक ऐसा चार्ट। हाँ जी, ये क्रिप्टो करेंसी थी एक। रात को सोया था, 22 रुपए का रेट चल रहा था, सुबह उठा तो 23 रुपए का रेट चल रहा था। फिर बीच में है ना ऐसी एक लाइन दिखी मुझे, ऐसी सीधी लाइन, मतलब वो 23 रुपए से 200 रुपए मार के वापिस 23 रुपए आके बैठ गया था। 2 सेकंड में एक हिट आई थी। अब इसको चार्ट पे दिखा रहे हो तो ना तो मुझे प्राइस समझ में आ रही है, ना उस प्राइस की रेंज समझ में आ रही है। ऐसी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए हम या तो डेटा को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं कि जो चेंज आ रहा है वो चेंज इन परसेंटेज निकाल लिया, और या फिर हम उसे लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इन दैट केस हम लॉग या लाइन, ये परसेंटेज लाइन चार्ट यूज करते हैं। तो लॉग एंड परसेंटेज लाइन चार्ट किस केस में यूज में आएगा? वाइड रेंज ऑफ डेटा, वाइड रेंज ऑफ डेटा होगी तो हम लॉग और परसेंटेज चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, एक मल्टीपल लाइन चार्ट के अंदर दो तरह का प्रेजेंटेशन रहता है, वो भी नोट कर लें। मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल लाइन चार्ट मैंने आपको बोला दो लाइंस बन रही है, समझेंगे। यहां मैंने लिया ईयर, यहां मैंने लिया रुपीस। व्हाट आई वांट प्लॉट, से आई वांट प्लॉट सेल्स। ये सेल्स का लाइन बना दिया और मुझे इसके साथ प्रॉफिट दिखाना है, ये मैंने प्रॉफिट का लाइन बना दिया। दोनों किस फॉर्म में है? रुपीस की फॉर्म में है। प्रॉफिट भी रुपीस में होगा, सेल्स भी रुपीस में होगा। यानी मल्टीपल लाइन चार्ट उसी केस में पॉसिबल है जब आप जो दो डेटा यूज कर रहे हो, जो दो डेटा प्लॉट करने जा रहे हो, दोनों सेम यूनिट में हो, दोनों रुपीस में, दोनों केजीज में, दोनों यूनिट में, दोनों ग्राम में, जो भी है यूनिट सेम। अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे सेल्स रुपीस दिखाना है और साथ में सेल्स का यूनिट दिखाना है। इज इट फीजिबल? एक सेल्स रुपीस में दिखाना है, एक सेल्स यूनिट में दिखाना है, कर सकते हैं? यूनिट कहां बनाऊं बेटा? नीचे ईयर है, उधर रुपीस है। अब यूनिट कैसे लिखूं? सेल्स की यूनिट कहां प्लॉट करूं? यहां कर सकते हैं। एक एक्सिस और डाल देंगे z, और इस z एक्सिस पे रख देंगे यूनिट, और यहां से सेल्स यूनिट का चार्ट ड्रॉ कर देंगे। अब ये सेल्स यूनिट में है और ये सेल्स जो जा रही है ये रुपीस में है। ये भी मल्टीपल लाइन चार्ट है। तो मल्टीपल लाइन चार्ट दोनों पर्पस के लिए काम में आता है, टू प्रेजेंट द टू डेटा प्रेजेंटेड इन सेम यूनिट, एंड टू प्रेजेंट, लिखवा रहा हूं, टू प्रेजेंट दी टू डेटा इन डिफरेंट यूनिट। अब डिफरेंट यूनिट में जब डेटा प्रेजेंट करना हो ना, तो मल्टीपल लाइन चार्ट की जगह उसका नाम हम कर देंगे मल्टीपल एक्सेस लाइन चार्ट। एक्सेस भी मल्टीपल कर दिया, पहले सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस था, एक्स एक्सिस पे ईयर्स आ गया, वाई एक्सिस पे रुपीस। अब हमने वाई और जेड एक्सिस और दोनों कर दिया, एक पे रुपीस और एक पे यूनिट। तो मल्टीपल लाइन चार्ट में आप लिखेंगे A, it present
टू और मोर टाइम सीरीज डेटा, it present two or more time series data expressed in same unit. Two or more time series data expressed in same unit. It present two or more time series data expressed in different unit. तो यहां हम इसको नाम दे देते हैं मल्टी एक्सिस, मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। तो मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट का मतलब हो गया कि ये तब काम में आएगा जब आप दो टाइम सीरीज डेटा जो दो डिफरेंट यूनिट में प्रेजेंट किए गए हों उन्हें एक्सप्रेस कर रहे हो। ये जब एमसीक्यू में आता है ना तो उड़ा देता है, वहां मल्टीपल लाइन सीधा हम टू और मोर टाइम सीरीज डेटा बट एक्सप्रेस्ड इन सेम यूनिट और डिफरेंट यूनिट, सेम यूनिट में मल्टीपल लाइन चार्ट और डिफरेंट यूनिट में मल्टीपल एक्सिस या मल्टीपल लाइन एक्सिस या मल्टीपल एक्सिस लाइन चार्ट। मल्टीपल एक्सिस वर्ड शुड बी देयर, तो वो एक्सिस वर्ड आएगा तो वो डिफरेंट यूनिट वाला केस बनेगा। उसमें कर दीजिएगा मल्टीपल लाइन और इसमें मल्टीपल एक्सिस। ये लाइन चार्ट का पूरा हो गया। नेक्स्ट बार चार्ट। बार चार्ट भी बहुत तरह के हैं। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। पता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब आपका चार्ट बन रहा है कुछ ऐसे, हॉरिजॉन्टल मतलब चार्ट बन रहा है ऐसे। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल किस काम आता है? स्पेसिफाइड है, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, वरना हम किसी भी केस में कोई भी चार्ट बना सकते हैं भाई। इसमें प्रॉब्लम क्या है? डेटा तो वही रहेगा, नीचे ईयर इधर क्वांटिटी और नीचे क्वांटिटी उधर ईयर ले लिया तो, बट ये स्पेसिफाइड है। वर्टिकल चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट फॉर क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज डेटा। फॉर क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज डेटा, और ये फॉर क्वालिटेटिव एंड जियोग्राफिकल डेटा। टोटल चार तरह के डेटा है हमारे पास, क्वांटिटेटिव, टाइम सीरीज, क्वालिटेटिव, ज्योग्राफिकल। तो वर्टिकल यूज होता है क्वांटिटेटिव और टाइम सीरीज में, और हॉरिजॉन्टल यूज होता है क्वालिटेटिव एंड ज्योग्राफिकल में।
नेक्स्ट, एक टाइप हो गया, ये टाइप ए बोलना है इसको। टाइप बी, बार चार्ट का टाइप बी, मल्टीपल और ग्रुप्ड बार चार्ट। मल्टीपल और ग्रुप्ड बार चार्ट, देखा है मल्टीपल और ग्रुप्ड बार चार्ट? एक ही चार्ट पे बार्स हैं लेकिन अलग अलग कलर की हैं। इट्स लाइक दिस, सेल्स, कॉस्ट, इसमें एक को हमने शेड कर दिया है, एक को सॉलिड रखा है। ईयर 2020, 21, 22 क्या क्या दिखा रहा है सर? दो चीजें बता रहा है। दिस बार इज शोइंग सेल्स एंड दिस बार इज शोइंग कॉस्ट। मल्टीपल, ग्रुप्ड, मल्टीपल एंड ग्रुप्ड, एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है और एक ग्रुप में। ये चार्ट किस केस में काम में आ रहा है? ये किस केस में बनाया जाता है? कंपैरिजन के लिए, जहां हम कंपेयर कर पाए, सेल्स और कॉस्ट को कंपेयर करना है। मैं साथ में कंपेयर कर पा रहा हूं, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बना के बेचता हूं, दोनों प्रोडक्ट की कितनी सेल होती है उससे कंपेयर करना है। दो डिफरेंट ब्रांचेस में सेल होती है तो दोनों ब्रांचेस की सेल्स का कंपैरिजन लेना है। मैं रिसर्चर हूं, मुझे दो कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी को कंपेयर करना है तो दोनों के प्रॉफिट्स को साइड साथ में रख के बना रहा हूं। इट इज यूजफुल इन केस ऑफ कंपैरिजन, इट इज यूजफुल इन केस ऑफ कंपैरिजन, लिख लीजिएगा। इट इज यूजफुल टू कंपेयर, इट इज यूजफुल टू कंपेयर, इट इज यूजफुल टू कंपेयर different time series data. It is useful to compare different time series data presented in same unit. Different time series data presented in same unit. Done? Type C, divided bar chart. डिवाइडेड बार चार्ट जिसे परसेंटेज बार चार्ट भी बोलते हैं। डिवाइडेड या परसेंटेज बार चार्ट, एक ही बार को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये एक मेन कंपोनेंट के सब कंपोनेंट्स को शो करने के लिए बनाया जाता है। जैसे मुझे कॉस्ट दिखाना है, माय टोटल कॉस्ट इज दिस। कॉस्ट में मटेरियल कितना है, लेबर कितना है, एक्सपेंसेस कितना है। तो टोटल कॉस्ट को तीन पार्ट में डिवाइड किया, मटेरियल पार्ट, लेबर पार्ट, एक्सपेंसेस पार्ट। तो वो कंपैरिजन भी हो रहा है और एक ही चार्ट पे वो डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे परसेंटेज निकाल के बनाया जाता है। जैसे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100, 12th में बनाया कौन सा? कॉमन साइज, याद है? कॉमन साइज, कॉमन साइज में क्या करते हैं? सेल्स इज इक्वल टू 100 और बाकी सबका परसेंटेज सेम। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 100 और फिर हर कंपोनेंट का उस पे परसेंटेज, तो उससे ये परसेंटेज बार चार्ट भी कहलाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज परसेंटेज और ग्रुप बार चार्ट। लिख लें, टू कंपेयर, टू कंपेयर, टू कंपेयर डिफरेंट कंपोनेंट of a variable,
to compare a different component, to compare different component of a variable. To compare different component of a variable. And अंतिम पाई चार्ट. पाई चार्ट कैसे बनता है? ये भी एक तरह से डिवाइडेड बार चार्ट का एक डिफरेंस फॉर्म हो गया. डिवाइडेड बार चार्ट बार की फॉर्म में था, ये सर्किल की फॉर्म में. बार की फॉर्म में होता है तो परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, सर्किल की फॉर्म में होगा तो डिग्री की फॉर्म में कैलकुलेट होगा. यानी टोटल डेटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. द टोटल डेटा इज इक्वल टू 360 डिग्री. और फिर इंडिविजुअल कंपोनेंट का 360 डिग्री से बाइफिकेशन निकालेंगे. जैसे टोटल कॉस्ट है मेरी, मान लो 10,000 रुपीज. सो 10,000 रुपीज को मानूंगा मैं 360 डिग्री. अब इसमें से मुझे मटेरियल की कॉस्ट अलग शो करनी है. से मटेरियल कॉस्ट इज 3,000 रुपीज. तो 3,000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 360. तो इससे पता चलेगा कि मटेरियल के लिए कितना डिग्री बनाना है. तो इट कम्स 108 डिग्री. तो 108 डिग्री ड्रॉ कर दूंगा, ये मटेरियल हो गया. तो कंपास रखना है और डिग्री ड्रॉ करनी है. हमें करना नहीं है, लेकिन 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 एमसीक्यू में डिग्री पूछने को भी आ सकता है कि टोटल कॉस्ट इज 10,000 रुपीज, आउट ऑफ दैट मटेरियल इज 3,000 रुपीज, व्हाट अमाउंट ऑफ डिग्री वी विल यूज फॉर द मटेरियल. तो आपको पता ना है, जिसका कैलकुलेट करना है वो डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. तो परसेंटेज बार चार्ट में इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100 करेंगे, और पाई चार्ट में इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 करेंगे. इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. आप चाहे इसको फॉर्मूले की तरह लिख लीजिएगा, इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. डन. सब याद करने का है, सब याद करने का है. चलिए प्रेजेंटेशन का पार्ट कंप्लीट. एक बार फटाफट वापस. परसेंटेज, रिमाइंड मी, रिवाइंड एंड रिमाइंड. कहां से स्टार्ट किया था हमने आज? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. कौन कौन से? 3. टेक्सचुअल, टेबुलर, डायग्रामेटिक. टेक्सचुअल, जितनी बुराई लिखने को बोला जाएगा ना, सारी बुराई, सारी गालियां टेक्सचुअल को देनी है. तो बस ये याद रख लो, सारी गालियां मोस्ट यूजलेस, नॉट एफिशिएंट, नॉट रिक्वायर्ड, लीस्ट यूजफुल, वर्स्ट, नॉट इन प्रैक्टिस, खत्म. और जितनी तारीफ करनी है सारी टेबुलर फॉर्म की करनी है. यूजफुल फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट एक्यूरेट, most presentable, best method. Now which one is best out of tabular and graphical? Tabular. Which one is attractive? ये difference है. Most attractive diagrammatic, most useful tabular. Best method tabular. Diagrammatic, using charts, using diagrams, using पिक्चर्स. मोस्ट अट्रैक्टिव, आई कैची. 3 तरह के, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट. लाइन चार्ट यूजफुल फॉर टाइम सीरीज डेटा. यूजफुल फॉर टाइम सीरीज डेटा. कौन से? सिंपल लाइन चार्ट,
मल्टीपल लाइन चार्ट, मल्टी लॉग और परसेंटेज। मल्टीपल में भी दो तरह के, मल्टीपल लाइन, मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल लाइन किसके लिए? सेम यूनिट के लिए। मल्टीपल एक्सेस डिफरेंट यूनिट के लिए। परफेक्ट है, याद हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, याद करना है बस, समझ में आई गई ये चीजें, याद करना है। उसके बाद बार चार्ट, पहला टाइप वर्टिकल एंड वर्टिकल किसके लिए? क्वांटिटेटिव टाइम सीरीज, हॉरिजॉन्टल क्वालिटेटिव ज्योग्राफिकल। अब इन चारों के बारे में भी बात करेंगे अभी हम, ये क्या चीजें हैं। उसके बाद मल्टीपल ग्रुप्ड बार चार्ट, जहां पे हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को कंपेयर करने के लिए ग्रुप में चार्ट बनाते हैं। और फिर लास्ट डिवाइडेड बार चार्ट, एक ही बार को मल्टीपल पार्ट में डिवाइड करते हैं, और इसी का डिफरेंट फॉर्म है पाई चार्ट। डन? ओके। चलिए फिर आते हैं टाइप ऑफ डेटा। बेस्ड ऑन क्वालिटी, अलग अलग बेसिस पे डेटा को बाइफ्रिकेट किया गया है। क्वालिटी बेसिस पे, क्वालिटी बेसिस पे टाइप ऑफ डेटा, देयर आर 4 टाइप ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी। टाइम सीरीज, जियोग्राफिकल, qualitative, and last one is quantitative. अब इनके अलग अलग नाम हैं, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, सबको याद हो जाएंगे, लेकिन कुछ इसके अजीब से नाम हैं। तो टाइम सीरीज को बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल, और टेम्पोरल। क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, वेरिंग विद टाइम, क्रोनोलॉजिकल, टेम्पोरल, वेरिंग विद टाइम, इन सब का मतलब टाइम सीरीज डेटा है। तो ऑप्शन में टाइम सीरीज डेटा ना लिख के वो टेम्पोरल लिख देगा। याद रख लिया हमने, लिखने दो, अब कुछ भी लिखे। ज्योग्राफिकल, स्पेटियल, स्पेटियल और वेरिंग विद स्पेस। और वेरिंग विद प्लेस, स्पेस यानी जगह की बात कर रहे हैं, जगह के साथ बदलने वाला डेटा। वेरिंग विद समय के साथ बदलने वाला डेटा टाइम सीरीज, जगह के साथ, एरिया के साथ बदलने वाला डेटा ज्योग्राफिकल, स्पेटियल बोलते हैं इसको। टाइम सीरीज को टी से टी टेम्पोरल, स्पेस से स्पेटियल, तो वो ज्योग्राफिकल बन गया। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा को बोलते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल, ORDINAL, ऑर्डिनल। और क्वांटिटेटिव को बोलते हैं कार्डिनल। क्लियर है? टाइम सीरीज डेटा मतलब जो टाइम के बेसिस पे दिया गया है, ईयर वाइज। ज्योग्राफिकल डेटा मतलब जो एरिया बेसिस पे दिया गया है, कंट्री वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, सिटी वाइज जो डेटा कलेक्शन है वो ज्योग्राफिकल है। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब जो किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट, वेट, जेंडर, ऐसे डेटा क्वालिटेटिव डेटा कहलाते हैं।
और क्वांटिटेटिव डेटा मतलब जो किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, केजीज, रुपीस, यूनिट्स, ये क्वांटिटेटिव। हाइट, वेट क्वालिटेटिव, सिटी, एरिया ज्योग्राफिकल, ईयर, मंथ, टाइम सीरीज। क्लियर है पहला टाइप। दूसरा टाइप ऑफ डेटा ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्वालिटी बेसिस पे था। बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बेसिस पे दो तरह का डेटा होता है, फ्रीक्वेंसी डेटा, नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा। हाँ, फ्रीक्वेंसी, नॉन फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीट होने वाला डेटा, नॉन फ्रीक्वेंसी मतलब नॉन रिपीटेटिव। ये रिपीटेटिव होता है और ये नॉन रिपीटेटिव होता है। तो अब ऊपर वाले डेटा को रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव में बाइफ्रिकेट करो। ऊपर जो चार टाइप के डेटा थे उन्हें फ्रीक्वेंसी और नॉन फ्रीक्वेंसी में बाइफ्रिकेट करो। कौन सा किस में जाएगा? टाइम सीरीज नॉन रिपीटेटिव है। यदि 2010 की सेल्स है तो 2010 की सेल्स, यदि 50 सीआर है तो 2010 की और कोई दूसरी सेल नहीं हो सकती। एक साल का एक ही डेटा हो सकता है, या एक महीने का है तो एक महीने का एक ही डेटा हो सकता है। हर महीने में दो डेटा सेम यूनिट के नहीं हो सकते, तो ये डेटा रिपीट नहीं होता। तो नॉन रिपीटेटिव में टाइम सीरीज नॉन रिपीटेटिव है। और ज्योग्राफिकल भी नॉन रिपीटेटिव है। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, दैट मींस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मैं कंट्री वाइज पॉपुलेशन लिख रहा हूं तो हर कंट्री की एक ही पॉपुलेशन होगी, रिपीटेटिव डेटा नहीं आ सकता उसके अंदर। तो ज्योग्राफिकल भी नॉन रिपीटेटिव है। बच गए दोनों, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों रिपीटेटिव फ्रीक्वेंसी डेटा है। वेट्स, एक ही वेट पे 10 लोग हो सकते हैं, 10 लोगों का वेट रिपीट हो सकता है। हाइट, 10 लोगों की हाइट रिपीट हो सकती है, 50 लोगों की हाइट रिपीट हो सकती है। 5 फीट पे 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 लोग हो सकते हैं। इसी तरह क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव देता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जो डेटा रिपीट होता है वो फ्रीक्वेंसी डेटा है, जो डेटा रिपीट नहीं होता वो नॉन फ्रीक्वेंसी डेटा है। टाइम सीरीज ज्योग्राफिकल रिपीट नहीं होता, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिपीट होता है। क्लियर? थर्ड टाइप एक और, ये टाइप ऑफ सीरीज बोल सकते हो, सब पढ़ के आए हो, सबको पता है। अभी देखते हैं यहां से, अब आप लोगों का जजमेंट शुरू होता है, असेसमेंट शुरू होता है। ये इतना थ्योरी आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा बचपन में, पढ़ा भी है तो, लेकिन तूने मेरे से ही पढ़ा था, तूने इसी सीए की क्लास में, बेशरम, मैं स्कूल लेवल। डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, हाँ, डिस्क्रीट डेटा, कंटिन्यूअस डेटा एक ही बात है। डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, कंटिन्यूअस मतलब वेयर वी आर गिविंग अ रेंज। discrete data, continuous data, further two type of data, discrete and continuous। बेसिस नहीं, अलग ही कैटेगरी हो गया पूरा, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। इंडिविजुअल डेटा का मतलब, डिस्क्रीट डेटा का मतलब द डेटा
कैन नॉट बी डिवाइडेड, डिस्क्रीट में लिखेगा। एग्जाम्पल, सैलरी, नंबर ऑफ मेल और फीमेल, मार्क्स। जैसे मुझे क्लास में मार्क्स के बेसिस पे एक डेटा कलेक्ट करना है आउट ऑफ 20, तो मैं क्या करूंगा, किस स्टूडेंट के कितने मार्क्स है, तो क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क्स का ही टेस्ट था, तो 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6, नहीं वो स्कोप रखना पड़ता है, 0 1 2 3 5 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके आगे किस कितने मार्क्स, कितने कौन से मार्क्स कितने लोगों के आए वो आगे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आपने हर इंफॉर्मेशन को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया है, हर पॉसिबल मार्क्स को इंडिविजुअली प्रेजेंट किया है, तो ये डेटा आपने अरेंज किया किस फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में। ये डिस्क्रीट यानी इंडिविजुअल फॉर्म में। वहीं मेरा 100 मार्क्स का टेस्ट था, अब 100 मार्क्स के टेस्ट को यदि मैं प्रेजेंट कर रहा हूं तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 0 से 100 हर मार्क्स को इंडिविजुअली प्रेजेंट करूं, पॉसिबल नहीं है, वरना बहुत बड़ा टेबल बन जाएगा जो अट्रैक्टिव भी नहीं होगा और परेशान भी करेगा। तो क्या करेंगे, हम उन 100 मार्क्स को रेंज में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, 0 टू 10, 10 टू 20 की रेंज में कितने बच्चे हैं, 20 टू 30 की रेंज में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो यहां मैंने उस डेटा को डिस्क्रीट से उठा के कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये कंटिन्यूअस फॉर्म कहलाता है। और जहां इंडिविजुअली हर डेटा को प्रेजेंट किया जा रहा है तो वो डिस्क्रीट कहलाता है। मतलब समझ में आ गया। एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे सैलरी प्रेजेंट करनी है एम्प्लॉयज की, तो मैं कौन सा टाइप यूज करूं, रेंज। ये सैलरी 10,000 से 50,000 में कितने लोग हैं, तो वहां रेंज यूज होगी, तो डिस्क्रीट डेटा कंपैरेटिवली कम रहता है और रेंज में डेटा ज्यादा प्रेजेंट किया जाता है। जब डेटा रेंज में या कंटिन्यूअस फॉर्म में होता है तो उसमें दो तरह का फॉर्म होता है, पढ़ा होगा आपने, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव। यहां से अब आपकी काम की बहुत ज्यादा बात शुरू हो गई है प्रैक्टिकल पर्पस से भी। इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, inclusive series of data, exclusive series of data, inclusive data, exclusive data, what is this, inclusive and exclusive। मैं सीरीज लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव का मतलब। पहले तो मैं दो सीरीज लिख रहा हूं, एक मिनट बेटा, एक मिनट, शांत मानव शांत। ये कौन सा सीरीज है, इंक्लूसिव या एक्सक्लूसिव, दिस वन इज एंड दिस वन इज, ये एक्सक्लूसिव और ये, कौन डिसएग्री कर रहा है, आप बिल्कुल सही डिसएग्री कर रहे हो, आंसर इज रॉन्ग। ये है एक्सक्लूसिव, ये है इंक्लूसिव। ये है एक्सक्लूसिव, ये है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है, एक्सक्लूसिव का मतलब होता है जो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके चलती है, जो अपर लिमिट को एक्सक्लूड करके चलती है। इंक्लूसिव का मतलब होता है दैट ग्रुप इंक्लूड्स बोथ लोअर एंड अपर लिमिट। यानी यदि कोई इंफॉर्मेशन है, उस वाली सीरीज पे बात कर रहा हूं, इफ से मार्क्स हैं, इफ एनीवन स्कोर 10, तो वो 10 मार्क्स वाला बंदा इस ग्रुप में आएगा या इस ग्रुप में, नेक्स्ट वाले ग्रुप में। सर 10 तो यहां था, नहीं वो 10 एक्सक्लूडेड था, इसलिए 10 नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। अभी इस केस में 10 ऑब्वियसली यहीं आएगा क्योंकि वो इंक्लूसिव है। अब यहां एक प्रॉब्लम आता है, क्या प्रॉब्लम आता है,
यदि किसी के मार्क्स है 9.5 तो वो यहां कहां आएगा, कौन से ग्रुप में? देन ऑब्वियसली फर्स्ट ग्रुप के अंदर आएगा। यहां कहां आएगा 9.5, यहां कहां आएगा? यहां नहीं आ सकता 9.5 कहीं भी, यहां 9.5 कहीं भी नहीं आ सकता। 9.5 मतलब ना फर्स्ट ग्रुप में है और ना ही सेकेंड ग्रुप में। तो ऐसा कोई भी डेटा जहां दो यूनिट के बीच में मल्टीपल यूनिट्स पॉसिबल होती हैं, उनमें हमेशा आपको एक्सक्लूसिव सीरीज ही बनानी पड़ेगी। इंक्लूसिव सीरीज उस केस में यूजफुल नहीं है। बात समझ में आया? चलिए पहले लिख लेंगे इसके बारे में पूरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंक्लूसिव सीरीज का फॉर्मेशन दे दीजिए। इंक्लूसिव कैसे बनता है? 0 to 10, 10 to 20, अरे मैं उल्टा लिख दिया, 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। ये इंक्लूसिव सीरीज है, ये इंक्लूसिव सीरीज है। इसमें लिखेंगे इट इंक्लूड्स all the data, it includes all the data from lower class limit, from lower class limit to upper class limit। It includes all the data from lower class limit to the upper class limit। इसी तरीके से याद रखिएगा, इंक्लूसिव इंक्लूड कर रहा है, किसको इंक्लूड कर रहा है? लोअर वाले को भी, अपर वाले को, सबको इंक्लूड कर रहा है, तो वो इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव it excludes, it excludes upper class limit, it excludes upper class limit। ठीक है। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सर हमने इंक्लूसिव डेटा बना दिया, इंक्लूसिव सीरीज बना दिया, लेकिन हम बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस और एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए इंक्लूसिव सीरीज को यूज नहीं कर सकते। हमें उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इंक्लूसिव सीरीज सम पार्ट ऑफ डेटा को एक्सक्लूड कर देता है। जैसे इसने 9 से 10 के बीच का सारा डेटा उड़ा दिया, कहां जाएगा? अभी किसी का मार्क्स का कैलकुलेशन हो रहा है, सीरीज बांट के रख दिया कि हमने 3 ग्रुप बना दिए, बोले अपने अपने ग्रुप में स्टूडेंट्स ले लो। कैसे, किस बेसिस पे? तो पहले ग्रुप को दे दिया 0 to 9 जिसके मार्क्स आए तुम ले लेना, 10 to 20 जिसके मार्क्स आए तुम ले लेना, और 20 से 30 के बीच में, 20 से 29 तक के जिसके मार्क्स आए तुम रख लेना। अब वो स्टूडेंट को उठा रहे थे मार्क्स बेसिस पे, एक खड़ा हुआ, बोले तेरे, बोले 9.5, बोले अभी लड़ना है, चलो 10 मानो या 9। तो अभी 9.5 झगड़ा शुरू, तो 9.5 पे झगड़ा हो रहा है, तो 9.6 हो गया, 9.3 हो गया, अभी झगड़ा हो रहा है, तो वो बोलते हैं 9.7 आया, किसके पास है? 10 के पास है, तो 10 वाले में चला जा। 9.3 आया, किसके पास है? 9 के पास है, तो 9 वाले ग्रुप में चला जा। मतलब बोले सर इसके बीच में जो आएगा ना, आधा तेरा आधा मेरा, जो आधा तेरे पास हो वो तेरे ग्रुप में, जो आधा मेरे पास है वो मेरे ग्रुप में। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं?
हम इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कर देते हैं। कितना गैप है 9 और 10 के बीच में? 1 का, 1 का आधा 0.5, 0.5 पहले ग्रुप का, 0.5 दूसरे ग्रुप का, तो इट विल बिकम 0 टू 9.5, 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5। ये कन्वर्जन हो गया इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। यहां ये कन्वर्जन हो गया इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। अभी ये कन्वर्जन लिखिएगा, इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। यहां पे इस 0 और इस 9 को क्या बोलते हैं, या इस 0 और इस 10 को क्या बोलते हैं? अपर, इट्स लोअर क्लास लिमिट, इट्स लोअर क्लास लिमिट, और ये अपर क्लास लिमिट। ठीक है ना? जो छोटा वाला है वो लोअर क्लास, जो बड़ा वाला है वो अपर क्लास। 0 लोअर क्लास, 10 लोअर क्लास, 20 लोअर क्लास, और इधर 9, 19, 29 अपर क्लास। इधर इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाती है लोअर क्लास बाउंड्रीज। ये कहलाती है लोअर क्लास बाउंड्री, नॉट द लिमिट। लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। एक्सक्लूसिव कन्वर्ट करने के बाद इंक्लूसिव में जो अपर लोअर है वो लिमिट है। इंक्लूसिव को जब एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करते हो तो वो बन जाती है बाउंड्री। इंक्लूसिव में इट इज नोन एज लिमिट, एक्सक्लूसिव कन्वर्जन में ये बन जाती है बाउंड्री। व्हाट अबाउट एक्सक्लूसिव? एक्सक्लूसिव जो है उसमें लिमिट भी वही है, बाउंड्री भी वही है। एक्सक्लूसिव में इट इज नोन एज लोअर क्लास लिमिट एज वेल एज बाउंड्री, क्योंकि वहां कन्वर्जन नहीं हो रहा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्वेश्चन इज, क्लास इंटरवल समझ में आता है क्या होता है? चलो लिख लो, इसके बीच का गैप क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल डिनोटेड विद आई, छोटा आई। क्लास इंटरवल also known as width, also known as width। क्लास इंटरवल किसे बोलते हैं? किसके बीच का डिफरेंस? अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का। आंसर इज रॉन्ग, यू विल गेट 0 मार्क्स। हाँ, रेंज, रेंज बोल लिया, क्लास रेंज बोल लिया, क्लास इंटरवल बोल लिया, लेकिन डिफरेंस, डिफरेंस किसका? अपर क्लास माइनस लोअर क्लास। बट व्हाट अपर क्लास? व्हाट अपर क्लास? अपर क्लास बाउंड्री, difference of the class boundaries, upper class boundaries minus lower class boundary, difference of boundaries not difference of limit। क्योंकि लिमिट का डिफरेंस आप देखिए इधर, क्या क्लास इंटरवल बनाओगे इसमें? 9,
अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, 19 माइनस 10, रेंज क्या आई? 9। आंसर इज रॉन्ग। यहां से लो 10, 10 इज द क्लास इंटरवल नॉट द 9। इसलिए हमेशा क्लास इंटरवल पे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये ध्यान रखना, इट इज डिफरेंस ऑफ बाउंड्रीज नॉट ऑफ लिमिट। इट इज डिफरेंस ऑफ बाउंड्रीज नॉट ऑफ लिमिट। और समवन से सर व्हाट अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज? सर एक्सक्लूसिव सीरीज में बाउंड्रीज एंड लिमिट आर सेम, तो वहां भी अप्लाई हो गया डिफरेंस ऑफ बाउंड्री नॉट ऑफ लिमिट। फर्स्ट वाले में नेगेटिव जाएगा, हाँ मैंने लिखा नहीं है बट मार्क्स थे इसलिए नेगेटिव मार्क्स नहीं होते, बट वो 0.5 नेगेटिव जाएगा। बताइए यहां तक क्लियर है? एक बार वापस पहले फटाफट अपने लेवल पे एक बार गो थ्रू करेंगे। कितना बजे तक है क्लास? किस चीज का? कब बोला? अरे नहीं, तुम्हारा नहीं भूला हूँ, याद है मेरे को। ओके गाइस, मूव ऑन द नेक्स्ट वन। थोड़ा सा पोर्शन बचा है इस चैप्टर में, लास्ट पार्ट पे आ गए इस चैप्टर के। एक बार वापस कहाँ कहाँ तक आ गए, कितने पॉइंट्स हो गए? ओरिजिन, डेफिनेशन, यूज, लिमिटेशन 4, कलेक्शन 5, प्रेजेंटेशन 6, स्क्रूटनी 7, देन प्रेजेंटेशन हो गया, देन टाइप्स 8, टाइप्स के बाद बस 8 पॉइंट्स हो चुके हैं हमारे, जिसके सब पॉइंट्स बहुत सारे थे। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने को आ सकता है प्रैक्टिकल में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, दैट इज f बाय समीशन f। नहीं, n इज नंबर ऑफ आइटम्स। और यहां बोल सकते हो लेकिन अभी मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा चीजों का। n में हमेशा आप x का काउंट करते हो,
लेकिन वो x मल्टीपल टाइम होता है, तो इस समीशन f विल ऑलवेज बी इक्वल टू n. There is no difference between n and summation f. N is number of items, summation f is total of frequency. But what is frequency? Repetitive number of item is known as frequency. So basically total of frequency is equal to number of item. तो उस फैक्ट को, क्योंकि फॉर्मूले पे बैठ के आगे स्टैट्स करेंगे ना तो काम चल नहीं पाएगा. 1 मार्क का क्वेश्चन है, आप फॉर्मूले लगाओ, सोचोगे, फॉर्मूला लिखोगे, फॉर्मूले में वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, एक नंबर में 5 मिनट नहीं है हमारे पास. हमें वो 1 मिनट, 1 नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट में ही क्रैक मारना है. तो उसका ट्रिक बताऊंगा हर चैप्टर में, हर चैप्टर के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक बताऊंगा. सिंपल स्टैट्स, सिंपल सबको आता है, सीधा सीधा उठा के स्टैट्स की बात करो ना, मीन मोड मीडियन निकालना सबको आता है. लेकिन वही मीन मोड मीडियन या वही डिस्पर्जन यदि 1 मिनट में निकालना पड़े, वो नहीं निकलता. तो हम वहाँ पे मेनली हमारा काम वो ट्रिक समझना है, हाउ वी कैन गो फास्ट, कि एमसीक्यू को क्रैक कैसे करना है. तो मेन ये सारा का डिस्कशन जो हमारा आगे कल से नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, दैट इज टोटली दैट विल बी फोकस्ड ऑन दिस ट्रिक वाला पार्ट, शॉर्टकट वाला पार्ट, वरना नहीं हो पाएगा. मैं दोनों बताऊंगा. वो आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट लॉजिकल कॉन्सेप्ट, उनको मैं डिटेल भी दे रहा हूँ, फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा, लेकिन आप लोगों के लिए बात वही रहेगा कि आप लोगों को मेनली उसके लॉजिक पे, उसके सेंस में जाके ट्रिक अप्लाई करोगे ना, तो ये 40 मार्क्स का पोर्शन सबसे फास्ट कंप्लीट होगा. दैट विल गिव यू सम मोर टाइम टू क्रैक दैट एलआर वाला पार्ट, क्योंकि एलआर वाले पार्ट में आपको टाइम लगेगा. तो इसलिए उस पर काम करेंगे, समझेंगे, आराम से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है. जल्दी तो है लेकिन नहीं है. इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, 40 मार्क्स चाहिए, इसमें से हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम स्कोर करना है इस वाले पार्ट से हमें. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया आपका फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी. इट इज सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, इट इज सॉर्ट ऑफ परसेंटेज. इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल क्या क्या बता रहा है? इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल हमेशा किस लिए यूज की जाती है? परसेंटेज निकालने के लिए. इंडिविजुअल डिवाइडेड बाय टोटल क्या करने के लिए यूज की जाती है? प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए. तो प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज निकालने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑल आर सेम, तीनों का एक ही मतलब है. ठीक है. और लास्ट पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल. फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल नोन एज फ्रीक्वेंसी डेंसिटी. हर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को उस ग्रुप के क्लास इंटरवल से डिवाइड करोगे तो उस ग्रुप की डेंसिटी आ जाएगी. फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास इंटरवल. Fine. Now, final concept, final topic of this theoretical chapter, the final part of the chapter. उसके बाद फिर हम चलेंगे इस चैप्टर के सारे MCQs की तरफ. तो final part, graphical presentation of frequency distribution. Graphical presentation of frequency distribution. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट किया जाता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अभी हमने जो डेटा प्रेजेंटेशन समझा था, वो डेटा प्रेजेंटेशन दैट इज डिफरेंट, वहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही थी. लेकिन यदि वही डेटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में अरेंज किया हुआ है, तो उसे कैसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया जाता है, कितने तरह के ग्राफ्स बनते हैं, उस पर बात करेंगे. फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स. फर्स्ट, हिस्टोग्राम. जिसे एरिया डायग्राम भी बोलते हैं. हिस्टोग्राम
याद है हिस्टोग्राम? जॉइंट बार ग्राफ, परफेक्ट, वेरी गुड। इस तरह से जो जॉइंट बार ग्राफ बनता है उसे हिस्टोग्राम बोलते हैं। अब ये जॉइंट बार ग्राफ बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सारे ग्रुप कनेक्टेड हो, 0 to 10, नेक्स्ट 10 से ही शुरू होना चाहिए। नेक्स्ट यदि 11 से शुरू हो रहा है तो बीच में गैप आ जाएगा, तो कौन सी सीरीज इज रिक्वायर्ड? एक्सक्लूसिव सीरीज इज रिक्वायर्ड। ये छोटे छोटे पॉइंट नोट करते चलें, याद नहीं रहते। एक्सक्लूसिव सीरीज इज रिक्वायर्ड। यूजफुल फॉर मोड कैलकुलेशन, इससे मोड का कैलकुलेशन हो जाता है आपका डायरेक्टली। मोड मोड आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो इससे। जो इसका हाईएस्ट बार होता है ना, उस हाईएस्ट बार को के कॉर्नर्स को उनके कनेक्टिंग बार्स के साथ कनेक्ट कर दें। हाईएस्ट बार के कॉर्नर्स को कनेक्टिंग बार के साथ कनेक्ट कर दें। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है दोनों, ये दूसरे नीचे हाईएस्ट पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट्स है, इनको कनेक्ट कर दें, इनको क्रॉस में कनेक्ट कर दें। और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये मोड होता है। मोड का मतलब होता है ना हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, द डेटा विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए आपको ये करना है कि हाईएस्ट बार के कनेक्टिंग बार्स के कॉर्नर्स को क्रॉस करके मर्ज कर दें और उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है दैट इज मोड। इसके लिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इट इज यूज्ड फॉर qualitative and quantitative data. It is used for qualitative and quantitative data. हिस्टोग्राम टाइम सीरीज डेटा के लिए नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि टाइम सीरीज डेटा नॉन रिपीटेटिव डेटा होता है, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होता, और जहां फ्रीक्वेंसी नहीं है उसमें फ्रीक्वेंसी ग्राफ कैसे बनेगा? तो ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के लिए बनेगा, ज्योग्राफिकल और टाइम सीरीज के लिए नहीं बनेगा क्योंकि वो नॉन रिपीटेटिव डेटा है। ये कनेक्ट करना है आपको, ये पॉइंट कनेक्ट करना है कि क्यों ये नहीं हो रहा है, क्यों, उसका कोई रीजन होगा। तो रीजन इज कि वो नॉन रिपीटेटिव है, वो इंडिविजुअल डेटा है। इट कैन बी यूज्ड फॉर डेटा विद डिफरेंट क्लास इंटरवल। ये डिफरेंट क्लास इंटरवल के लिए भी यूज किया जा सकता है। डिफरेंट क्लास इंटरवल में कैसा बन रहा होगा ग्राफ? हो सकता है ऐसा हो जाए, ये 10 का क्लास इंटरवल है या 20 का क्लास इंटरवल है, बनाया जा सकता है। तो इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट क्लास इंटरवल। फाइन। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। नॉन रिपीटेटिव है ना, इंडिविजुअल नॉन रिपीटेटिव डेटा है ना। कहां चला गया भाई? नहीं, आ गया आ गया। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बहुत कुछ लिखा है यार मैंने इतने दिनों बाद। प्रैक्टिकल 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 ही चलता है हमेशा। यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर, लिखेंगे यूजुअली इट इज यूज्ड फॉर
single frequency distribution. Usually it is used for single frequency distribution. दूसरा पॉइंट मिलेंगे, it can be used for grouped frequency with the same class interval. यदि क्लास इंटरवल सेम है तो ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में भी यूज किया जा सकता है, अदरवाइज ये सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में काम में आता है. बस ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, ज्यादा कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं इसका. नेक्स्ट वन, ओजाइव्स, कोई ओगिव भी बोलता है इसको, ओजाइव्स. OGIVES, ओजाइव्स या ओगिव्स, जो भी बोलना चाहे. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ बोलते हैं इसके, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ. आपने सीरीज देखी है, मोर देन सीरीज, लेस देन सीरीज, याद है? मोर देन, लेस देन. यदि सीरीज इस मोर देन और लेस देन फॉर्म में होती है तो उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं, CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन होती है. उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यदि मुझे प्लॉट करना है तो हम ओजाइव काम में लेते हैं. यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ही प्लॉट की जाती है, तो यहां पे लेस देन या मोर देन सीरीज काम में आती है. लिख लें इसमें, इन दिस वी प्लॉट cumulative frequency. In this we plot cumulative frequency against class boundary. In this we plot cumulative frequency against class boundary. क्लास बाउंड्री नीचे एक्स एक्सिस पे, और उनकी, भाई ये पता है ना, लेस देन मोर देन में बाउंड्री मिलेगी. लेस देन, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, तो ये बाउंड्रीज हैं. तो नीचे हम मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40 ऐसा प्लॉट करेंगे और उसके सामने उनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर देंगे. 2 टाइप ऑफ ओजाइव्स, कौन से हो गए 2 टाइप? लेस देन एंड मोर देन ओजाइव. लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव. अब लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव ऐसे गया आपका, एक यहां से यूं जा रहा होगा और एक यहां से नीचे आ रहा होगा. इसका जो इंटरसेक्शन है ना, वो मीडियन है, मीडियन है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लें, intersection point of both type of ogives gives median. Intersection point of both type of ogives gives median. ये मोर देन वाला है जो ऊपर से नीचे आएगा, और ये लेस देन वाला है जो नीचे से ऊपर जाएगा, और इनका इंटरसेक्शन मीडियन है. It also helps in finding quartiles. It also helps in finding quartiles. ओजाइव से क्वार्टाइल्स भी फाइंड होते हैं. यदि पूरे पार्ट को मैं 25%, 25%, 25% 3 सेगमेंट में डिवाइड कर दूं, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं? जो पूरी सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करता है. क्वार्टाइल कितने होते हैं? 3, Q1, Q2, Q3. चौथा क्वार्टर अपने आप बच जाएगा.
हाँ भाई, 4 में बांटना है तो 3 के बराबर हिस्से कर दो, चौथा तो बचा हुआ उसी का है। डन। एंड लास्ट, फ्रीक्वेंसी कर्व्स। उम्मीद जगा के कि हाँ बस अब खत्म होने वाली है, खत्म होने वाली है। मैं लास्ट नहीं बोलता तो आप तीसरे पॉइंट के बाद ही बोलते आज के लिए काफ़ी है, बाकी कल करेंगे। मैं चाह रहा हूँ आज ये पार्ट थ्योरी का कंप्लीट हो जाए तो कल हम, आप इसको कल पूरा अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट सारा याद कर लें रिवाइज करके, और कल हम एमसीक्यू क्रैक करें तो बहुत फास्ट एमसीक्यूज हो जाए हमारे। फ्रीक्वेंसी कर्व लिखेंगे, इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम। इट इज लिमिटिंग फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन। It is limiting form of histogram or polygon, can be draw, can be obtained by freehand curve, can be obtained by freehand curve using midpoint of histogram. ये हिस्टोग्राम है, तो हिस्टोग्राम में हर बार का मिड पॉइंट, हर बार के मिड पॉइंट को कनेक्ट करते हुए एक फ्री एंड कर्व डाल दिया, वो फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है। इट्स लाइक, इट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। हर बार के मिड पॉइंट को फ्री हैंड, मेजर करके नहीं, मेजर करके बनाते हैं वो क्या होता है, पॉलीगॉन। हर बार के मिड पॉइंट को बिल्कुल मार्क करके लाइन टू लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पॉलीगॉन है। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कर्व है जो हिस्टोग्राम को फ्री हैंड कर्व से जोड़ देता है। कितने टाइप के फ्रीक्वेंसी कर्व होते हैं, टाइप्स, 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 टाइप्स फ्रीक्वेंसी कर्व। बेल शेप्ड, बेल शेप्ड, ये बेल शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व बहुत कॉमनली यूज्ड, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जगह बेल शेप आता है, मैक्सिमम जगह। कोई भी एग्जांपल ले लो, बेल शेप आता है। किसी कंपनी की ग्रोथ डाउन से ऊपर जाती है, पीक पे जाती है, फॉल हो जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी कभी भी स्टेबल अपर नहीं रहेगी, डाउन आएगी। मैक्सिमम जगह स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ एज के साथ बढ़ती है, एक पीक पे आती है, फिर गिरने लगती है। इनकम ऑफ द पर्सन सेम, एज के साथ बढ़ती है, पीक पे आती है, गिरने लगती है। तो मैक्सिमम केसेस में बेल शेप फॉर्म होता है। लिख लें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कहां कहां, स्क्यूनेस, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूनेस, कर्टोसिस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। किसी ने पढ़ा है स्क्यूनेस कर्टोसिस?
याद ही न है तुमको। प्लेटिकर्टी 11th क्लास में। अच्छा आप मेरे पास नहीं थे, मैं सारी चीज़ें पढ़ाता था इसलिए मुझे पता है। मोस्ट कॉमनली यूज इन दिस एरिया, 3 एरिया बता दिए मैंने। दूसरा है यू शेप्ड। यू शेप ऑलमोस्ट रिवर्स ऑफ बेल शेप्ड, ये भी बहुत काम में आता है। यू शेप्ड ट्रैफिक इन द सिटी, मॉर्निंग एरिया में, मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग 8 to 10, 7 to 10 के बीच में हाईएस्ट ट्रैफिक। धीरे धीरे ट्रैफिक कम हो जाता है, 12 1 बजे 2 बजे के आसपास ट्रैफिक बिल्कुल सिटी में गायब। और फिर शाम को जब सब ऑफिस से वापस घर जाते हैं तो एकदम से वापस ट्रैफिक पीक पे आता है। उस केस में ये वाला शेप बनेगा। आपको ये शेप जज करने के लिए आएगा, आपको एग्जाम्पल दे दिया जाएगा, बताया जाएगा कौन सा शेप है। ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन एग्जाम्पल इसमें डाल दीजिएगा, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है जे शेप। ये कुछ इस तरह का होता है। हाँ, कैलीग्राफी देखी होती तो पता होता है, ऐसा भी जे बनता है, जे शेप्ड। ये कुछ इस तरह का होता है। अब ये जे शेप कैसे बन रहा है, मतलब पहले डेटा हाई है, फिर एकदम कम हो गया और फिर पीक पे चला गया। एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है स्टडी मटेरियल के अंदर, वर्कर्स एंट्री इन कोलकाता बाउंड्री, कोलकाता बाउंटी क्लब, ऐसा कुछ नाम करके उन्होंने एक एग्जांपल दिया है। मतलब एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट एक एरिया है जिस एरिया में फैक्ट्रीज हैं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। तो उस फैक्ट्रीज का ट्रैफिक, उस फैक्ट्रीज के एरिया में लोगों का ट्रैफिक, उस पर बनाया गया। और वो भी सुबह 7 बजे से 6 बजे से 8 बजे के बीच का चार्ट। तो 6-7 बजे के बीच में हाई ट्रैफिक रहता है क्योंकि सारे के सारे क्लर्क्स और एम्प्लॉयज एंट्री करते हैं। और फिर 7 से 8 बजे के बीच में ट्रैफिक एकदम कम हो जाता है और 8 बजे वर्कर्स की एंट्री का टाइम होता है, तो एकदम से भीड़ आती है, तो वहां ट्रैफिक एकदम पीक पे चला जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल से उन्होंने दिखाया। कोलकाता बाउंड्री ऐसा वर्ड याद रख लेना, मैं क्वेश्चन करेंगे तब दिखा दूंगा उसको। एंड फाइनली मिक्स्ड शेप। मिक्स्ड शेप, मिक्स्ड शेप कुछ भी, कुछ भी चल रहा है, कभी बेल बना रहा है, कभी यू बना रहा है, कभी जे बना रहा है, मिक्स्ड शेप। And that's all about the theoretical portion of this subject stats। इसके बाद अब हम theory की नहीं, complete practical की बात करेंगे। The main theoretical part, let me remind you one thing, 40 मार्क्स का stats है ना, 15 मार्क्स तक का theory आता है, 15 से 20 मार्क्स तक का theory आता है। स्टैट्स में प्रॉब्लम प्रैक्टिकल से नहीं होता है, थियरी से होता है। तो ये प्योर थियोरेटिकल कंटेंट था जहां याद ही करना है। अभी बाकी सारे चैप्टर्स में भी थियोरेटिकल कंटेंट लेंगे, कनेक्टिंग टू प्रैक्टिकल। 15 से 20 मार्क्स का थियरी आता है स्टैट्स में, 40 में से। तो इसलिए थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैट्स का। गाइस सारा का सारा कुछ 100% रिवाइज्ड चाहिए बिफोर कमिंग टू द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज खत्म करने हैं हमें, तो हम सारे एमसीक्यूज रैपिडली करेंगे। तो उसके लिए आपके पास और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ एमसीक्यूज में
हो सकता है कि कुछ नई बातें हो जो स्टडी मटेरियल के किसी पॉइंट पे हो, तो वहाँ से नया कुछ मिला बाय ऑब्जर्विंग आंसर्स, तो हम अपने नोट्स को अपडेट करते चलेंगे, क्योंकि इतना 100% कंसाइज मैं भी नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एमसीक्यूज में कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे तो उससे नोट्स अपडेट कर लेंगे। वैसे चांसेस कम ही है, लेकिन फिर भी होगा तो ऐसा अपडेट करेंगे। चलिए कल मिलते हैं, बाय, सी यू, थैंक यू।